नमस्कार। इस संसार में विभिन्न सभ्यताएं फली फूली हैं और विभिन्न सभ्यताओं में समय की गणना करने के अपने अपने तरीके रहे हैं। जब मनुष्य ने इस संसार में, इस सृष्टि में दिन को रात में और रात को दिन में परिवर्तित होते हुए देखा, तो वह भगवान की इस बनाई हुई सृष्टि को देखकर हतप्रभ हुआ, चमत्कृत हुआ। विश्व की अनेक सभ्यताओं ने समय की गणना करने के लिए कुछ तरीके ढूंढे। सबसे पहले प्राचीन समय में मानव ने आकाश में तारों को देखकर, चांद को देखकर, सूर्य को देखकर, यानी खगोलीय चिन्हों को देखकर, नक्षत्रों को देखकर समय की गणना प्रारंभ शुरू की। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए जो प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें सबसे बड़ी समस्या का सामना यह करना पड़ता है कि जहाँ पर सूफी काव्य का भी अध्ययन करते हैं वहाँ पर हिजरी संवत का उल्लेख होता है, और जहाँ पर अपने पारंपरिक हिंदी के जो ग्रंथ हैं वहाँ पर उन्हें विक्रमी संवत और शक संवत देखने को मिलता है। इससे भी बड़ी विचित्र बात यह है कि वर्तमान में आज पूरे विश्व में जो कैलेंडर चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, वह बिल्कुल ही अलग तरीके का है। तो समस्या इस बात की आ जाती है कि हिंदी साहित्य का प्रथम बार अध्ययन करने वाला विद्यार्थी विभिन्न कैलेंडरों के द्वारा तिथि निर्धारण जो किया गया है उनका आपस में संतुलन स्थापित कैसे करें। इसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो रेखा बनाई हुई है इसे आप एक समय की रेखा मान सकते हैं, और इस समय की रेखा में आपने बीच में ये लाल रंग से जो क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है इसे आप मान सकते हैं कि ये 0 का समय है। इससे नीचे 1 शताब्दी, 2 शताब्दी, 3 शताब्दी, 4 शताब्दी, 5 शताब्दी, इस तरीके से आप इनको मान लीजिए। इसके बाद का भी समय है। ऐसा नहीं है कि आज हम 2020 में चल रहे हैं तो 2020 से पहले कोई समय नहीं रहा होगा। मनुष्य ने उसका भी कैलकुलेशन किया है, उसकी भी गणना की है। इसे आप घटते हुए क्रम में मान सकते हैं और इसे आप बढ़ते हुए क्रम में मान सकते हैं। तो विश्व के जितने भी कैलेंडर हैं सभ्यताओं के, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देते हुए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले भारत में 6676 ईस्वी पूर्व में सप्तऋषि संवत इसका प्रारंभ हुआ था। 3761 ईस्वी पूर्व में यहूदी कैलेंडर आरंभ हुआ था। 2637 ईस्वी पूर्व में चीनी कैलेंडर आरंभ हो चुका था। उसके पश्चात हमारे यहाँ 57 वर्ष पूर्व विक्रमी संवत आरंभ हो चुका था। इस क्रॉस वाले चिन्ह से ऊपर का जो समय है वो ईस्वी पूर्व माना जाएगा, और इस क्रॉस से नीचे का जो चिन्ह है उसे ईस्वी सन माना जाएगा। आप इस बात को ध्यान में अच्छी तरह रख लें। इसके पश्चात 45 ईस्वी पूर्व रोमन साम्राज्य में जूलियन कैलेंडर का आरंभ हो चुका था। इसके बाद ईस्वी सन का प्रारंभ होता है। ईस्वी सन के प्रारंभ होने के पश्चात 78 वर्ष पश्चात हमारे यहाँ शक संवत प्रारंभ होता है। इसके बाद 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। 622 ईस्वी में 16 जुलाई 622 को उन्होंने मक्का से मदीना की धार्मिक यात्रा शुरू की थी, और जिस दिन उन्होंने जिस वर्ष धार्मिक यात्रा शुरू की उस वर्ष को हिजरी संवत में प्रथम वर्ष माना जाता है। इसके पश्चात 632 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। लगभग 62 साल का उनका जीवन रहा। इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा इसकी भूमिका में भी जाना पड़ेगा। जैसे हम इसको 0 कैसे माने, ये अपने आप में एक समस्या है, और इसके पीछे जो एक परंपरा चली हुई है जो कि विभिन्न गणितज्ञों ने, विभिन्न विद्वानों ने बैठकर सुलझाई है, और आज आपके सामने जो कैलेंडर 2020 दिखाई देता है वह अपने सर्वोत्तम शुद्ध रूप में आज आपके सामने है। हालांकि इसमें भी 6 सेकंड का फर्क अभी भी रह गया है, और विद्वान और वैज्ञानिक अपने अपने शोध कार्य करते हुए मुझे उम्मीद है कि इस समस्या का हल भी भविष्य में खोज लेंगे।
देखिए, विक्रमी संवत हमारे यहाँ ईसा से 57 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। हमारे यहाँ राजा थे विक्रमादित्य। उन्होंने शक लोगों के द्वारा जब आक्रमण किए जा रहे थे तो शक लोगों के आक्रमण को उन्होंने फेल कर दिया और उसी विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने अपना विक्रमी संवत चलाया, जो कि 57 वर्ष पूर्व, ईसा से 57 वर्ष पूर्व चलाया गया था। 45 ईस्वी पूर्व में रोमन साम्राज्य में जो जूलियन कैलेंडर चला, उसे 597 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा वो अपनाया गया ब्रिटेन में सबसे पहले, और वो जूलियस सीजर के द्वारा अपनाया गया। इससे पहले इसमें जुलाई नाम का महीना नहीं था। जूलियस सीजर ने अपने नाम से इसमें एक जुलाई का महीना अतिरिक्त जुड़वा दिया था। देखिए, विश्व के जितने भी कैलेंडर हैं उनमें महीनों की संख्या घटती बढ़ती रही है। जैसे सितंबर का जो महीना है वो अंकवाची है, सेप्टा माने सितंबर। इसी तरह से अगस्त जो है वो अगस्त नाम के एक व्यक्ति के कारण चलाया गया। खैर, हमारा उद्देश्य दूसरा है, हम उस पर बात करते हैं। 597 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा इसी जूलियन कैलेंडर को अपना लिया गया। फिर इसी कैलेंडर को 1752 में, 1582 में ब्रिटेन द्वारा जब इस जूलियन कैलेंडर को अपनाया गया तो वहाँ एक पोप थे जिनका नाम ग्रेगोरी था। ग्रेगोरी पोप ने इसी जूलियन कैलेंडर में थोड़ा सुधार करके इसको लागू किया और इसलिए इस कैलेंडर को फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाने लगा, जो कि आज आपके सामने है। इसके पश्चात विश्व के सभी देशों ने, पहले कैथोलिक देशों ने, फिर जापान ने, चीन ने, इन सभी देशों ने, और आज पूरा विश्व इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना रहा है। खैर, अब आपने ये देख लिया होगा पूरी तरह से, जो चार्ट मैंने बना रखा है यहाँ पर। हज़रत मोहम्मद साहब वाली बात का मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। जिस तरह ईसा से पहले का जो समय है उसे बिफोर क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है, बीसी के नाम से, और बाद का जो समय है वो आफ्टर डेथ, यानी ईसा मसीह की डेथ के बाद। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर ये मानता है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन ईसवी सन का पहला वर्ष था। सीधी सी बात है। और ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर टांगा गया था। ये आपके सामने यहाँ पर है। इसी तरह से हज़रत मोहम्मद साहब ने जब 16 जुलाई 622 को मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की, क्रिस्तव धर्म के जो लोग थे मक्का में रहने वाले, उनके अत्याचारों से तंग होकर उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान किया। उस प्रस्थान वर्ष को हिजरी संवत का पहला वर्ष माना जाता है। 632 में उनकी मृत्यु हो गई। 570 में उनका जन्म हुआ। 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी से पहले का जो समय है वो बिफोर हिजरी, BH के नाम से जाना जाता है। हिजरी शब्द का अर्थ है प्रवास, प्रस्थान, चले जाना, छोड़ जाना। तो 622 ईस्वी से पहले का जो समय है वह हिजरी संवत के अनुसार BH यानी बिफोर हिजरी के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद का समय आफ्टर हिजरी के नाम से जाना जाता है, AH, आफ्टर हिजरी। खैर, इसी प्रकार ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि विक्रमी संवत हमारे यहाँ जो चला, ये उसी राजा विक्रमादित्य ने चलाया था जिनके यहाँ नवरत्नों का जिक्र अक्सर मिलता है, जिसमें वररुचि, वराहमिहिर, शपणक, आपके धन्वंतरी इत्यादि, कालिदास भी एक थे, इत्यादि लोग वहाँ पर विद्वान रहते थे। नवरत्नों की परंपरा पहली बार विक्रमादित्य ने ही चलाई थी। शक संवत के बारे में कहा जाता है कि ये सम्राट कुषाण वंश के जो थे कनिष्क राजा, उन्होंने चलाया है, और उन्होंने जब यहाँ भारत में पूरी तरह से अधिकार कर लिया तो अपनी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने शक संवत चलाया। अब भारत सरकार और हमारे संविधान में शक संवत को मान्यता प्रदान की गई है। बल्कि हमारे भारत सरकार के जितने भी गजट नोटिफिकेशंस होते हैं वो सारे आपको शक संवत में
ही देखने को मिलेंगे। सवाल ये उठ सकता है कि जब हमारे यहाँ विक्रमी संवत था तो हमने शक संवत को आधार क्यों बनाया। इसके पीछे एक कारण है कि शक लोगों के द्वारा पूरे भारत में अधिकार कर लिया गया था और संस्कृत साहित्य में भी 500 ईस्वी के पश्चात का जो संस्कृत साहित्य मिलता है उसमें भी शक संवत का उल्लेख होने लगा था। हमारे यहाँ अनेक शिलालेख, ताम्रपत्र, जितने भी प्राचीन समय के अवशेष, लिपिबद्ध अवशेष जो मिलते हैं वो शक संवत में ही मिलते हैं। इसी कारण से भारत सरकार द्वारा ये अपनाया गया है, यानी ये जनमानस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, ये हम कह सकते हैं। सैद्धांतिक पक्ष जानने के बाद अब विभिन्न प्रकार के कैलेंडरों की तिथि निर्धारण करने का हम व्यवहारिक पक्ष देखना चाहेंगे। मान लीजिए आज कोई कहता है कि 2025 ईस्वी सन है। क्या है ये? ईस्वी सन। अब हमें जानना यह है कि विक्रमी संवत क्या होगा। देखिए ये रेखा आपके सामने थी, यहाँ पर ईस्वी सन का प्रारंभ हुआ है। नीचे की तरफ जितनी भी ये रेखा की जो लंबाई है ये 2025 है, 2025 साल को दिखा रही है। हमारे यहाँ क्योंकि विक्रमी संवत 57 साल पहले शुरू हो चुका है तो रेखा की लंबाई बढ़ जाती है, यानी विक्रमी संवत की लंबाई इतनी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2025 में हम 57 साल जमा कर देंगे, यानी आज 2082 विक्रमी संवत चल रहा है। अब अगर हमारे पास विक्रमी संवत है, ये विक्रमी संवत आ गया और हमें शक संवत निकालना है, तो हमें पता है अच्छी तरह कि ईस्वी सन के 78 साल बाद शक संवत चला है, तो इसकी लंबाई इतनी होगी। ये 57 साल विक्रमी संवत वाले और 78 साल शक संवत क्योंकि बाद में चला है, दोनों का योग करके देखेंगे 135 साल। 135 साल इसमें से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास शक संवत निकल जाएगा, यानी 1947 ये हमारा शक संवत है। बात स्पष्ट हो गई है आप सभी को। अब अगर हमारे पास शक संवत आ चुका है, अब हिजरी संवत की बात करते हैं। मान लीजिए आज 2030 ईस्वी सन है। हिजरी संवत के बारे में हमें पता है 622 में शुरू हुआ, बाद में शुरू हुआ था ईस्वी सन में से हमें 622 घटा देना है, यानी 1408 हिजरी संवत आज हम मान सकते हैं। अगर आज 2030 ईस्वी सन है तो हिजरी संवत आज होगा 1408। हिजरी संवत के बारे में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिजरी संवत चंद्र की गति पर आधारित है। संसार में दो ही प्रकार के कैलेंडर बने हैं, एक सूर्य की गति पर आधारित और दूसरे हैं चंद्र की गति पर आधारित। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जब चक्कर काटती है तो वह चंद्र गति पर आधारित कैलेंडर बनता है, उसको लेकर अगर कैलकुलेशन करें। और चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है उसकी कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वो चंद्र गति पर आधारित कैलेंडर बनता है। ये हिजरी संवत चंद्र की गति पर आधारित है और इसी कारण सौर कैलेंडर से इसका 10 या 11 दिनों का अंतर पड़ता है। हिजरी संवत में 354 या 355 दिन होते हैं। यही कारण है कि हिजरी संवत मानने वालों ने इसका एक समाधान निकाला है। इनका अंतिम महीना होता है जू अल हज्जा। उस जू अल हज्जा अंतिम महीने में इन्होंने 10 या 11 दिन ये हर बार जोड़ देते हैं।
और इस तरह हिजरी संवत का सबसे लंबा महीना जू अल हज्जा बन जाता है। ये प्रयास दुनिया के तमाम कैलेंडर बनाने वालों ने, तमाम सभ्यताओं ने प्रयास किया है कि बिल्कुल सटीक से सटीक समय की गणना की जाए। हमारे यहाँ वेदों से ही इस चीज़ का प्रारंभ देखने को मिलता है और बड़े खगोल शास्त्री भी इस दिशा में काम कर चुके हैं, हमारे यहाँ प्राचीन भारत में भी, वर्तमान भारत में भी। मुझे लगता है कि अब आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा